नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आज हम उसकी जो टारगेट सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। जितना दिन चलेगा हमें नहीं पता, 10 दिन चले, 12 दिन चले, जितना दिन में ख़त्म होगा मैं आपको पूरा ख़त्म करूंगा। और ये टारगेट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या पहले से पढ़ रखे हैं, रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखना। मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूँगा टारगेट सीरीज नाम के, और एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए। एएलपी में 20 नंबर का साइंस आएगा, टेक्नीशियन में 40 नंबर का। एकदम 20 में एएलपी जो एएलपी का देंगे उसका 20 में 20 आएगा, टेक्नीशियन का देंगे जो 40 में 40 आएगा। एकदम 100% एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन इसमें, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आप इसे क्लास को पूरा जरूर देखना, और चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब वो जरूर कर दें। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, साइंस जो कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं 2026 के लिए, जिनका कुछ भी मजबूत नहीं है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो वो साइंस मजबूत बैच ले सकते हैं। इसमें आपको जितने भी रेलवे के एग्जाम है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है या बिहार एसएससी है ना, ये सभी इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। और रीजनिंग का मात्र 49 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। जो 2026 को स्पेशली ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर से नई वैकेंसी है टेक्नीशियन की, फिर 2026 वाली वैकेंसी आएगी, अभी तो 25 वाला चल रहा है, तो सभी के लिए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो टीचर 799 में कोर्स देते हैं, आपको लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो कुछ भी नहीं देते। वो सारी चीज़ें आपको मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। समझ गए ना बात को। अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो आप बहुत सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब पर एक बार देख के समझ सकते हैं कि नहीं अच्छा हमको मिल रहा है, यहाँ से क्लियर हमारा हो सकता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होगा, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं राजकुमार सर, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ले लीजिए। रिकॉर्डेड बैच है, समय कम में आपका अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास को। आ रहा है उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है, वह 1 मिनट में एक छोर से। देखो कोई पुल है, मान चलते ये पुल का एक सिरा ए हो गया, दूसरा सिरा बी हो गया। तो उमा जो है ना, उमा क्या करती है, एक बार इधर से गई, ठीक है ना, और कितना डिस्टेंस है, टोटल 60 मीटर डिस्टेंस है ये पुल का, और वापस वो इधर से आई भी है। तो बताइए 60 गई 60 आई, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस हमारा, 120 मीटर हो गया। तो बताइए यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ। अरे विस्थापन पढ़ाए हैं कि नहीं आपको। विस्थापन मेरे भाई क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आप देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। आप देखो भाई, ए हमारा इनिशियल पॉइंट था, बी हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट था, ठीक है ना। तो ए से हम गए बी तक गए, ठीक है ना। तो ए से बी तक गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 60 हुआ और डिस्टेंस भी 60 हुआ। लेकिन वापस हम बी से ए आ गए ना, फिर हमारा क्या हो गया, हमारा जब ए से बी गए वापस बी से ए आ गए, तो हमारा क्या हुआ, हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए ही हो गया, और आपका लास्ट पॉइंट भी आपका क्या हो गया, ए ही हो गया। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया, 60 - 60 0, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई हमारा इनिशियल पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट भी ए ही हो गया, तो विस्थापन यहाँ 0 हो जाएगा। 60 में 60 का 0 हो गया। जब विस्थापन 0 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ जरा आप एक बार ध्यान दीजिएगा, विस्थापन जब 0 आपका हो गया हो जाता है, तो आप क्या करिएगा, पूछ क्या रहा है, औसत वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत वेग। तो औसत वेग का सूत्र क्या हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो बताइए कुल विस्थापन क्या था, विस्थापन 0 है, समय कुछ चूर, इससे क्या मतलब है, 0 बटे कुछ चूर क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। क्या आपको मज़ा आया ये प्रश्न करके, उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखो पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है मेरे भाई। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसको जी से सूचित करते हैं, ठीक ना। केंद्र की ओर लगने वाली त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखो जब भी किसी वस्तु को हम, जब मान लीजिए हमारा पत्थर है, इसको ऊपर से छोड़ेंगे तो ये फ्री फॉल रूप से अगर गिर रहा है, कोई वायु का कोई प्रतिरोध इस पर बल नहीं लग रहा है, तो उसमें लगातार क्या होता है, इसकी गति में परिवर्तन होते रहता है। तो इसको गति में परिवर्तन होने से, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, इस पत्थर को नीचे छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, ये गुरुत्व के अधीन आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इनमें लगातार गति में परिवर्तन होते रहता है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण का बात आता है, गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण को छोटी जी से लिखते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फिर फैक्ट बताया आपको। अब इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, निकलता है, प्रूव करने का आपको कोई जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना। फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण का, ये होता है G बराबर Gm/r²। ये फॉर्मूला मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल का आपको ध्यान रखना। G बराबर क्या होता है, कैपिटल G m/r²। कैपिटल G क्या हो गया, ये आपका हो गया मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अभी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे जल्दी, थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। ये m क्या हो गया, ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया, जिस वस्तु को हम नीचे गिरा रहे हैं,
और ये आर स्क्वायर मेरे भाई क्या हो गया, ये हो गया वो दो वस्तुओं के बीच की दूरी हो गई, ठीक है ना, केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी हो गई, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो द्रव्यमान m वाला है, गुरुत्वीय त्वरण का इससे क्या संबंध है। तो मेरे भाई मैं बता दूं, ये g जो है इस m पर डिपेंड ही नहीं करता है। सर क्या बोल दिया, हमें समझ नहीं आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितनी भी वजन की वस्तु क्यों ना हो, मान चले कोई 50 kg का वस्तु हो, कोई 10 kg की वस्तु, उसको अगर आप नीचे छोड़िएगा स्वतंत्र रूप से, तो भार से या द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, उतना ही स्पीड से दोनों गिरेगा। समझ रहे बात को ना। इसलिए कह रहा हूँ कि जो m है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो द्रव्यमान m से क्या रहता है, स्वतंत्र, मतलब कोई मतलब नहीं है उससे। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर देख लो क्या हो जाएगा, m से स्वतंत्र होता है। क्लियर हुआ क्या, अच्छे फैक्ट। देखो एक चीज़ से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समझते हो, जैसे मान चलो मेरे भाई ये मैं एक ये बना दिया है ना, ये मैं एक बना दिया, ये कोई चालक है, तो इसका जो ये गोल वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मेरे भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए से डिनोट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसको क्या करेगा, इसको दोगुना कर देगा ना, इसको क्या करेगा, दोगुना कर देगा, ठीक है ना। तो अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या करेगा, दोगुना कर देगा। तो कह रहा है कि प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ेगा। प्रतिरोधकता क्या होता है, पहले तो आप समझो कि प्रतिरोधकता होता क्या है मेरे भाई। प्रतिरोधकता प्रतिरोध का एक गुण है। प्रतिरोधकता क्या है, वस्तु का एक गुण है किसी भी चालक का। अब डेफिनेशन में बता दें, एग्जैक्ट प्रतिरोधकता का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट। अब प्रतिरोध का मतलब समझते हैं ना, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब मेरे भाई होता है कि जो अपने अंदर से करंट को प्रवाहित ना हो सके, ना होने दे, समझ, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इस तरह से आपका रेजिस्टेंस आपने देखा हो कुछ इस तरह से होता है, आर से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा का विरोध करे या जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित ना होने दे, उसे कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोधकता क्या है, थोड़ा सा अंतर है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। प्रतिरोधकता का मतलब मेरे पास होता है कि करंट का जो है कितनी तेज़ी से विरोध कर रहा है, बात को समझो। प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि करंट को, यानी कि करंट को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देगा, उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी सिंपल समझो, जो करंट का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता होता है कितनी तेज़ी से विरोध कर रहा है करंट का, कितनी तेज़ी से विरोध कर रहा है करंट का, ये आपका क्या होता है, रजिस्टिविटी, या इसको विशिष्ट चालकता भी कहते हैं या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। समझ गए प्रतिरोधकता क्या होता है। और प्रतिरोधकता का जो मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है। इसको रो से ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका होता है RA/L होता है। तो मैं बता देता हूँ कि ये भी आपका साथियों जो है प्रतिरोधकता जो है, ये आपका किससे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कुछ भी परिवर्तन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड ही नहीं करता इस पर। समझ गए ना, क्योंकि ये पदार्थ का क्या एक प्रकार का गुण है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए ना बात को। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लिख लो। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के ताप पर। तापमान में परिवर्तन करेगा तो उसके अनुसार प्रतिरोधकता में कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि चालक में अगर तापमान में परिवर्तन कीजिएगा तो प्रतिरोधकता में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। समझ गए बात को। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक समान ही रहेगा, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है, दुगुना करो कुछ भी करो, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा हमारा, एक समान रहेगा। बात समझ में आया क्या, मुझे समझ गएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 कूलम विद्युत आवेश के बराबर होता है। देखो बता देता हूँ मैं आपको मेरे भाई, कह रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश के बराबर होता है। देखो 1 कूलम आवेश, इस पर जो मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसको ध्यान रखना, ये होता है आपका 6.25 गुना 10⁻18, ठीक है ना। इसको मेरे भाई क्या करना, इसको मेरे भाई आप क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या करना, ध्यान रखना। तो ऐसा क्या है इसमें, ऐसा है क्या, किस में है आप देख लो एक बार। ये आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 कूलम जो है विद्युत आवेश के बराबर होता है, ये होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या होता है, इस पर होता है। तो कहीं 0.25 नहीं दिया रहा होगा, तो यहाँ पर 0.25 नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है, इसको कर लेना। 6 ऑप्शन में दिया था ये आपका 6 गुना 10⁻18, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और कभी कभी देगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक मैं बता देता हूँ
एक फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है NE, इसको भी याद रखना। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? Q मेरे भाई क्या है? आवेश है, चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। या 3 डाटा है इसमें, तो 3 डाटा में 2 डाटा दिया रहेगा तो 1 डाटा निकाल सकते हैं ना। और फॉर्मूला में बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको पूछ ले धारा का न्यूमेरिकल तो क्या होगा? I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो मेरे भाई बात करते हैं, किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील कराने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर, मान चलिए हमारा एक मेज है, ये हमारा क्या मेज है, ठीक है ना, क्षैतिज है। तो कह रहा है क्षैतिज मेज पर गतिशील, अब कोई वस्तु मान चलिए हमारा क्या, यहाँ पर पत्थर रख दिया, इस पर क्या रख दिया? पत्थर रख दिया। अब इसको मान के चलिए, इसको गति करना है तो आपको क्या, कौन सा बल लगाना है? तो बताओ, क्या मैंने आपको बल नहीं पढ़ाया है? अरे बल पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अब देखो कौन सा बल लगाओगे इसको? संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से बराबर बल लगे। मान चलो आप इधर से भी बल लगा रहे हो, इधर से भी बल लगा रहे हो, ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, आप भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो क्या ये वस्तु गति करेगी? सर नहीं गति करेगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा पहला। वस्तु पर ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में समान मात्रा में लंबवत बल, ऊपर नीचे, ऊपर भी लगाओ और नीचे से भी लगाओ। जब समान मात्रा में ऊपर नीचे लगा रहे हो, बात तो वही हो जा रही है, संतुलित बल ही लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी वस्तु गति नहीं करेगी, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, इधर देखिए, कह रहा है कि वस्तु के लंबवत केवल एक ही बल, वस्तु के लंबवत केवल एक ही बल, ये भी पॉसिबल नहीं है। सीधा आपको दिख रहा है मेरे भाई असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या होता है? असंतुलित बल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु था, यहाँ पर कोई वस्तु था, ठीक है ना, इधर से आप जो है, इधर से आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उधर से कोई व्यक्ति 5 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं। ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बल में क्या न्यूटन में डिफरेंस आ गया, और बल की मात्रा में डिफरेंस आएगा नहीं। ये 10 ही न्यूटन, ये 5 न्यूटन है, तो यहाँ पर असंतुलित बल लग रहा है, बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। और जब असंतुलित बल लगेगा तो गति करेगी, तो ध्यान रखना, हमेशा वस्तु जो गति करेगी वो असंतुलित बल में गति करेगी। मैंने बल तथा गति के नियम में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, बल तथा गति के नियम में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोद जो है 50 न्यूटन है, तो वस्तु पर डाला गया दाब कितना होगा? अब सबसे पहले समझना होगा कि प्रणोद क्या होता है। देखो मैंने ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रणोद क्या होता है, लेकिन मैंने एक बार टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ आपका, उससे पहले कुछ दिन मैंने आपको ग्रेविटेशन का 1 शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो खैर चिंता नहीं करना, मैं अभी आपको थ्रस्ट के बारे में बता देता हूँ क्या होता है, फिर से इसको एक बार थ्योरी में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक ना, जब मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊँगा तो ग्रेविटेशन का। देखिए मान चले कोई सरफेस है, ये हमारा क्या एक सरफेस है, ठीक है ना, इस पर अगर हम लंबवत बल लगाएंगे, इस तरह से, अगर हम लंबवत बल लगाएंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम लंबवत बल, इस तरह से लंबवत बल लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बने, तो इस बल को हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। क्या क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं होता है प्रणोद, किसी सतह पर कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर एकदम लंबवत बल लगाना है, तो वही हमारा क्या होगा? प्रणोद होगा। और ये बल के SI मात्रक के बराबर होता है, मतलब जो आपका फोर्स का SI यूनिट होगा वही SI यूनिट इसका भी होता है, तो न्यूटन होता है। तो प्रणोद, तो इसका क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर यानी कि दाब बराबर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? दाब बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट कितना दिया है, मैं थोड़ा इसको इधर साइड में लिख लेता हूँ ना। दाब बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट कितना दिया है? 50 न्यूटन अपॉन एरिया। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होती है, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ क्षेत्रफल दिया गया 1000 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो वी हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो हमारा है कितना? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम? 100 से भाग देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बताइए रूल क्या कहता है मैथ का, कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको ऊपर लिख दूँ क्या? आप लोग समझ ही गए हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ? ऊपर लिखता हूँ, तो ये ऊपर नीचे, ऊपर आ जाएगा आपका कितना? 4 शून्य था ना, तो ये आपका 4 0 आ जाएगा, कटा दीजिए, 3 शून्य 3 शून्य खत्म, बच गया। 50 गुना 10 कितना हो गया? 500।
तो 500। अब प्रेशर है, प्रेशर कैसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, तो 500 पास्कल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसको किसको मज़ा आ गया इस प्रश्न को करने में, आ गया ना, उम्मीद है साथियों समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में क्या क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल, एकदम अच्छे लेवल का सवाल है। प्रिज्म के बारे में यहाँ पूछा गया, तो प्रिज्म के बारे में बता देता हूँ। चलो मैं आपको डायग्राम से इसको दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा आप यहाँ डायग्राम में देखने की कोशिश करो। दिस इज़ प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे पहले ध्यान रखना टोटल 5 सरफेस होते हैं। कितने होते हैं, 5 सरफेस होते हैं। अब इस पाँचों सरफेस को मैं आपको गिना के दिखा। देखिए सबसे पहले ये आगे वाला पार्ट हो गया, आगे वाला ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, सेम इसके जस्ट पीछे होगा, इसके जस्ट क्या होगा, पीछे होगा, तो 2 ट्रायंगुलर पार्ट हो गया। ट्रायंगुलर पार्ट कितना हो गया, यानी कि ट्रायंगुलर आपका 2 आपका ट्रायंगुलर हो गया। अब जरा देखिए मैं इसको हटाता हूँ पूरा ना, इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो अब मैं आपको रेक्टेंगुलर जो फेस है वो दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर फेस दिख, इधर भी है और इधर भी आपका है रेक्टेंगुलर फेस है, और एक नीचे वाला, तो 3 आपका साथियों क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है। तो 3 आपका क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है। तो मैं लिख देता हूँ 3 आपका क्या है, एक आपका ये रेक्टेंगुलर फेस है। तो टोटल कितने सरफेस हो गए, 5 सरफेस, ध्यान रखना। तो प्रिज्म के 5 सतह होते हैं, 2 ट्रायंगल और 3 आपका रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। अच्छा और भी मैं बता देता हूँ, जैसे आपको अगर वर्टेक्स पूछ लेगा, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष पूछ लेगा, वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो वर्टेक्स ध्यान रखना 6 होते हैं। अगर आपको किनारा पूछ लेगा तो किनारा कितना होता है मेरे भाई, किनारा होता है आपका 9 होता है, ठीक है ना। तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना। तो चलिए अब इसको देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में क्या होता है। अब देखिए एक त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार, नहीं मेरे भाई ये तो 4 ही हुआ, टोटल 5 पृष्ठ होते हैं। 2 त्रिभुजाकार आधार, 3 आयताकार, बिल्कुल सही। अभी जस्ट मैंने बताया 2 त्रिभुज होगा और 3 आपका क्या होगा, 3 आपका आयताकार पृष्ठ होगा, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी सारे क्या हैं, सारे के सारे गलत हैं, ठीक है ना। चलिए तो समझ गए ना क्या इसके बारे में, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए मेरे भाई मैंने आपको मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मैग्नेटिज्म मैंने आपको भाई पूरा पढ़ाया है, ठीक है ना। चुंबकत्व तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, उसी से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रश्न देखते हैं। परिनालिका, सोलेनॉइड क्या होता है मेरे भाई, सोलेनॉइड क्या होता है, आप किसी भी तार को लेकर आप इसे लगातार लपेट देंगे इस तरह से, तो आपका इस सोलेनॉइड बन जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जैसा लग रहा है, यहाँ भले आपको लग रहा है लेकिन ये आपका क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है ना। कोई भी औचालक ले सकते हैं, उस औचालक पर कंटिन्यूसली आप तांबे के तार को लपेटते जाएं तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी जब इसको जोड़ देंगे तो ये साथियों जो है इसमें क्या होगी, करंट प्रवाहित होगी। आपको पता है ना कि जो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय, फैराडे का मैं बोल रहा हूँ, ये फैराडे तो दूसरा होगी, ऑस्ट्रेड ने ही साथियों बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज। किसने, यानी कि ऑस्ट्रेड ने बोला था कि यदि कोई भी चालक है उसमें अगर हम करंट दे रहे हैं ना, उसमें अगर हम करंट दे रहे हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये भाई हमारा चालक है, ये क्या है, अरे ये तो चालक ही है ना। इसमें अगर हम करंट दे रहे हैं बैटरी से, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसमें अगर हम करंट दे रहे हैं तो इस चालक में क्या होगा, क्योंकि ये तांबे का लिए है तो चालक है। चालक क्या होता है, जिसमें करंट इजीली प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो ये इस चालक में अगर हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर मेरे भाई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई ये जो परिनालिका लिए हैं बेसिकली ये आपका क्षर चुंबक की तरह कार्य करता है। क्षर चुंबक या दंड चुंबक कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक नॉर्थ सिरा दिख जाए, एक आपका साउथ नॉर्थ पोल दिख जाए, एक साउथ पोल दिख जाए, वही आपका नॉर्मली क्षर चुंबक या दंड चुंबक होता है, ठीक है ना। तो परिनालिका आपके दंड चुंबक की तरह कार्य करता है, यानी कि एक सिरा इसका नॉर्थ हो जाएगा, एक सिरा इसका साउथ हो जाएगा। और परिनालिका के अंदर जो मेरे भाई है, जो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा एकदम समान होती है। क्या होता है, एक समान होती है। इसके अंदर जो मेरे भाई होती है, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो एक समान होती है और समान दूरी पर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगी और समान दूरी पर होगी, ठीक है, समांतर होगी। ये बात ध्यान, क्या होगी, समांतर होगी, इस बात को ध्यान रखते। ये आपका परिनालिका के बारे में ये चीज़ है। अच्छा ये एक फेरा था, अगर हम ऐसा बहुत फेरा दे दें
तो बताइए एक फेरा में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, अब प्रत्येक फेरा में उत्पन्न होगा, तो सभी फेरा को जब मिला देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है भाई, जहाँ एक आदमी काम करवा रहे थे वैसा वैसा 10 आदमी लगा देंगे, ज़्यादा काम होगा। तो वही बात है, अगर एक चुंबकीय क्षेत्र एक फेरा है तो उसमें कम चुंबकीय क्षेत्र है, 2 फेरा 3 फेरा 4 फेरा लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया सोलेनॉइड के बारे में थ्योरी। अब देखते हैं इसके बारे में क्या गलत है। कचरा गलत कौन सा है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थित होता है। देखिए केंद्र के पास जो है, मैंने ये पॉइंट नहीं बताया, केंद्र के पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है। केंद्र के पास क्या होगा, स्थित होगा। इस बात को ध्यान रखना। गलत पूछ रहा है, ये तो सही हो गया। परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला अभी। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है। नहीं भाई, बहुत अधिक नहीं होता है, ये आपका जो आपका परिनालिका के भीतर होता है वो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और समांतर होता है। तो हमारा गलत पूछा, तो गलत तो हमारा यही हो गया, सी नंबर। डी भी देख लेते हैं। यदि हम फेरों की संख्या बढ़ा दे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चंस के अनुसार सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड पर लगने वाला नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है। कोई भी पिंड है, ठीक है ना, उस पर अगर आप बल लगा रहे हैं तो वो बल कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। देखो भाई, यहाँ पर कोई नियत बल लगा रहा है ना, किसी वस्तु पर नियत बल लगा रहे हैं ना, ये आपका वस्तु के सापेक्ष पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसको हम ना धनात्मक कह सकते हैं ना ही ऋणात्मक कह सकते हैं, हम इसको दोनों कह सकते हैं। मतलब फिक्स नहीं कह सकते हैं कि धनात्मक ही हुआ, फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ऋणात्मक ही होगा, दोनों हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। हो सके हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ये वस्तु आगे खिसक जाए या पीछे ही चले जाए उल्टले, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, और बाकी आपको पता ही है कि बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है ना। और कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है ना। WF और cos थीटा आप सटा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं। अभी देखो जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, देखो रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है। किसी सतह के द्वारा लंबवत, ये सतह है, लंबवत लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, परनोद कहेंगे। क्या बोलेंगे, परनोद, यानी कि थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 3 मीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। देखो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। तो ये हमारा बन चुका है अवतल दर्पण, अभी नहीं बना इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई, अवतल दर्पण। मैंने आपको पूरा लाइट चैप्टर में पूरा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, हर एक चीज़ पढ़ाया हुआ है। यहाँ क्या होगा इसका, यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ पर क्या होगा इसका, फोकस होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप सभी को पता है कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, सबको पता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। पूछ क्या रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 3 मीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। देखो अवतल दर्पण के सामने 3 मीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है, अभिसारित हो रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इमेज बन रहा है, दर्पण के सामने 3 मीटर के बिंदु पर अभिसारित हो रही है, मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी दिया है मेरे भाई, यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर। अब देखिए दर्पण के सामने ही हो रही है, दर्पण के सामने मतलब दर्पण के इस तरफ। मैंने आपको चिन्ह भी बताया था कि ध्रुव के अगर दाएं साइड जाओगे तो पॉजिटिव सारा लेना पड़ेगा, समझ के बात को, और ध्रुव के बाएं साइड जाओगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। चूँकि दर्पण के सामने हो रही है तो नेगेटिव होगा, तो भी का वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर बने। अब देखो कितना एकदम हल्का सा सवाल इसमें दिया है, बहुत ही इजी सवाल साथियों इसमें दिया गया है ना। लगता है कुछ सवाल में मिसमैच है, देखो ध्यान से, जरा 1 मिनट देखना ध्यान से। यहाँ 30 होगा ना, 30 होगा, यहाँ 30 होगा ना, क्योंकि तभी संतुष्ट होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद करता हूँ मेरे भाई, कोई है हमारे पास है नहीं टाइपिस्ट के खुद से करें, इसलिए आपको क्लास थोड़ा 2-3 दिन में मिलता है, तो आप लोग ज़रूर मैनेज करें और मैं आपको कंप्लीट करा ही दूंगा। ये मत सोचना कि कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, सिर्फ
ऐसे ऐसे करते हैं, तो कंप्लीट मेरे भाई करा दूंगा, ठीक है ना। अभी देख लो 12:09 हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। नहीं भाई करना है तो करना है आपके लिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर 30 होगा, तो ये कितना दिया 30 मीटर हो जाएगी, ये आपका 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर बढ़े। अच्छा, मैंने आपको क्या अवतल दर्पण के सारे केस बताए हैं सर? बिल्कुल सारे बताए, टोटल 6 केस मैंने आपको बताया। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज जो है बिंब के साइज के बराबर बने। तो प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का बराबर कब बनता है? जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को मेरे भाई जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान साइज का बनता है। पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं सर। तो मेरे भाई अब यहाँ मैं पूरा इसको हटा देता हूँ, एक बार पूरा इसको हटा देता हूँ, मैं फिर से एक बार बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सुना ध्यान से, ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। तो 30 मीटर पर क्या हो रही है? अभिसारित हो रही है, ठीक है, 30 मीटर अभिसारित हो रही है। तो प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर, तो कहाँ रखें? तो कहाँ रखेंगे मेरे भाई? तो रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे मेरे भाई? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है ना। तो देख लो भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आप खुद देख लो यहाँ पर। तो हम रखेंगे यहाँ पर सूर्य की किरणें और तो अभिसारित हो रही है। तो अभिसारित कहाँ पर होगी मेरे भाई? अभिसारित तो फोकस पर ही होगी, यानी कि फोकस हमारा क्या दिया है 30, तो इसका क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस का दोगुना। अभिसारित कहाँ होगी मेरे भाई? फोकस पर ही होगी ना। अरे अभिसारित कहाँ होगी? अभिसारित फोकस पर ही होगी। अभिसारित कहाँ होगी? फोकस पर ही होगी। तो फोकस यानी कि 30 दिया हमारा, तो इसका दोगुना 60, यानी वस्तु 60 पर होगी, तो 60 पर होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। क्या समझ आया आपको? उम्मीद है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। एक मिनट में थोड़ा इसको क्वेश्चन को आगे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में क्या सही नहीं है। देखो कथन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये सब वही बना पाएगा जिनका थ्योरी क्लियर है। मैंने लाइट पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाइए आप, फिजिक्स में पूरा मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया हुआ, उसी सब से ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है ना। तो खैर अभी इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में, अब समझो मुख्य फोकस। तो पहले तो मैं दर्पण बना लेता हूँ, कोई भी दर्पण ले लेते हैं ना। जैसे मान चलो मैं आपका अवतल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? अवतल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका अभी मैंने बताया ये आपका क्या होगा? ध्रुव होगा, ये आपका क्या होगा? फोकस होगा, और ये आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो फोकस या उसी को मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये जो रेखा मैंने खींचा हुआ है जो दर्पण को 2 भागों में बांट रही है, इस रेखा क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बताओ फोकस कहाँ है? अरे फोकस कहाँ है? मुख्य अक्ष पर ही है, तो बिल्कुल सही बात है ये। तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो क्या कर रहा है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली, देखो कोई भी अब मान चलिए हमारा वस्तु यहाँ पर, ठीक है ना, इसको क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं फोकस से गुजरने वाले। तो फोकस से गुजरने वाले आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? जो किरणें कहीं से निकलती है। तो फोकस से जब गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये केस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये भी क्या करा, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। ये हमारा इन्होंने गलत कर दिया, ये हमारा इन्होंने गलत कर दिया। कह रहा कि सभी मुख्य फोकस वह बिंदु जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। सभी नहीं मिलती है मेरे भाई, सभी नहीं मिलती है। सभी क्यों मिलेगी? सिर्फ मिलेगी हमारा कौन? जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वही आपका क्या है? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलेगी। तो सभी नहीं मिलेगी, है ना। ये पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रश्न हमारा क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या गलत हो जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ें? आगे बढ़ते मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? देखो गोलीय दर्पण, देखो फिर से हम अवतल ही बना लेते हैं, चलो अवतल ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका व्यास, तो इसका व्यास तो यही हो जाएगा ना। अरे इसका व्यास तो यही हो जाएगा ना। अरे इसका व्यास यही होगा ना मेरे भाई, यही होगा व्यास। तो अगर इस व्यास को क्या कहते हैं? तो इसको व्यास को मेरे भाई कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं ना, अपार्चर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपार्चर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अपार्चर बोलते हैं, तो ये द्वारक कहलाता है। सिंपल ध्यान रखना, गोलीय दर्पण की चौड़ाई या व्यास क्या कहलाता है? तो आपका ये द्वारक कहलाता है, ठीक है ना। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? ठीक है, देखो ध्यान से। आवर्धन मतलब क्या होता है? m,
मैग्नीफिकेशन। आवर्धन का सूत्र होता है मेरे भाई, ये होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और या तो आप इसको रख सकते हो, अगर हम दर्पण की बात करें, अगर हम मेरे भाई दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या होगा, -v/u हो जाएगा, ठीक है ना। वही अगर हम लेंस की बात करें तो m बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u, ये हो जाएगा आपका, ये दर्पण के लिए, ये लेंस के लिए, ठीक है ना। ये पूरा आपका फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। यानी आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा बन रहा है, आवर्धित। आवर्धन शब्द का मतलब ही होता है बड़ा, आवर्धन शब्द का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर आवर्धन का वैल्यू क्या है, +2.3 है। तो मैंने आवर्धन के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अगर m का मान 1 है, m का मान 1 है तो वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के समान ऊंचाई बनेगा। समझ गए ना। अगर m का मान जो है, m का मान जो आपका साथियों है 1 से छोटा है, m का मान क्या 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अगर m का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो बताइए 1 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। 1 से बड़ा है 2.3, तो वस्तु, तो प्रतिबिंब जो वस्तु से बड़ा ही बना होगा। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, अरे किस में बनता है बड़ा प्रतिबिंब, सर सीधी सी बात है, अवतल दर्पण में ही बनता है, अवतल दर्पण में ही बड़ा बनता है। तो मेरे भाई ये सब तो खत्म ही हो गया, ये सब तो खत्म ही होगा, सीधा आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया क्या बात को, मैं समझ गया होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का, यानी टिंडल प्रभाव समझते हैं ना, टिंडल इफेक्ट में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखो कोलाइडी जो कण होते हैं, कोलाइड के जो कण होते हैं, कोलाइडी कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव होता है। यानी कि कोलाइडी कणों के द्वारा, कोलाइडी कण क्या होता है, जैसे कि आपके ब्लड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड के कण होते हैं, जो मिल्क में जो दूध में जो आपके पार्टिकल होते हैं वो आपके कोलाइड के कण होते हैं। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रकाश जो प्रकीर्णित होती है, प्रकीर्णित का मतलब हो गया बिखरना, प्रकीर्णित का मतलब बिखरना। तो टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ये निर्धारित करता है, सीधी से मैं बता देता हूँ, ये प्रकीर्णित कणों का साइज बताता है, प्रकीर्णित कणों का साइज बताता है। जैसे आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उनमें से जो लाल रंग साथियों होता है वो क्या होता है, उसके कणों का साइज क्या होता है साथियों, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो और नीला जो कलर होता है उसके कणों का साइज छोटा होता है, यानी तरंगदैर्घ्य को एक तरह से निर्धारित करता है ना। तरंगदैर्घ्य में कणों का साइज हम आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ना। तो ये क्या करता है, प्रकीर्णित कणों का साइज को बताता है, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। बाकी टिंडल प्रभाव मैंने आपको बता दिया, जो आप सुबह जंगल में आप जाते हैं तो एकदम रोशनी देखते हैं सुबह सुबह, वो सारे टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। जैसे आप सुबह सुबह खिड़की खोलेंगे तो रोशनी आएगी, वो सारे टिंडल प्रभाव के उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा, एक विद्युत बल्ब का तंतु है जिसको फिलामेंट कहते हैं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितना प्रवाहित हो रहा है करंट, 1 एम्पियर का। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगी। देखो मैंने शुरू में आपको बताया था ना इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, Q बराबर NE। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है। ये फॉर्मूला का यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालेंगे। शुरू में ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो खैर पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। तो I बराबर कितना दिया है, 1 एम्पियर। सर कैसे I बराबर 1 एम्पियर लिख दिए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पूरा पढ़ाया हुआ आपको, क्या होता है I, क्या होता है Q, क्या होता है T, सब चीज़ बताया हुआ। 1 एम्पियर यानी कि I करंट को डिनोट करते हैं I से, विद्युत धारा को सूचित करते हैं I से, तो I का वैल्यू 1 एम्पियर हो गया। 8 मिनट यानी कि T समय, क्योंकि मिनट हमें नहीं चाहिए भाई, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मिनट में क्यों रखे इसको, सेकंड बदलो। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, तो कितना हो गया, तो T बराबर हमारा हो जाएगा 480 सेकंड हो गया अब ये, ठीक है ना। तो अब कर लो ना मेरे भाई, अब Q निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, Q। तो Q बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने आपको सूत्र बताए थे एक बार, I बराबर Q/T बताया था क्या। देखो भाई फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो बताइए I का वैल्यू कितना है, 1 है, Q का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू आपका 480 है। तो आप ही बताइए क्या बोलते हैं, Q का वैल्यू कितना आ गया,
अरे क्यू का वैल्यू कितना आ गया, तो क्यू का वैल्यू मेरे भाई आपके पास आ गया 480 कूलम। क्या आ गया, 480 कूलम आ गया। सर सी क्यों दिए, क्योंकि क्यू चार्ज है और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो अब पूरा इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम है। तो क्यू का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया, 480 कूलम। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन, यही होता है ना। और क्यू का वैल्यू 480 दिया हुआ है, अब बराबर एन। अब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है ना। तो हम रख देते हैं 10⁻−19 इसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको एन को एन निकालना है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, 480, अच्छा 480 गुना 10 एक मिनट गलती हो गया, 480 ये नीचे आएगा, बटन में आएगा, भाग में आएगा, 10⁻−19 होगा। क्या मैं सही लिखा हूँ, बिल्कुल सही लिखा हूँ। अब जरा ध्यान देखो, ऑप्शन देखो कैसा है, ऑप्शन बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है बिल्कुल भी। तो हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। 480 को आपको कुछ बदलना पड़ेगा। तो 480 को हम क्या लिख सकते हैं, 480 को हम क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुने 16, 16 48 हो गया। चूँकि 480 है ना, 3 9 16 48, इसको लिख सकता हूँ 10⁻1। अरे 480 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, गुना करो वापस वही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। और नीचे में क्या आपका है, नीचे में आपका है साथियों, आपका है, अच्छा कुछ फिर मैंने गलती किया, यहाँ पर मैंने 1.6 नहीं लिया है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना 10 पावर, तो 1.6 होगा ना, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कुछ मिस हो रहा है। तो 1.6 तो यहाँ होगा, इधर मैं कर देता हूँ 1.6, कोई बात नहीं, 1.6 इधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -19, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये 1.6 है, तो 1.6 को अगर 10 हटाना है तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर 10 से गुना करूँगा, तो इस पर पावर 1 है, तो ये दोनों क्या जुड़ जाएगा ना। तो मैं इसको डायरेक्ट 10⁻2 लिख दूँ क्या, बिल्कुल सर लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है हमें। तो यहाँ आप डायरेक्ट 10⁻2 जो है लिख दीजिए, 10⁻2 यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है ना। एक मिनट, पूरा ही ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, आप समझिए 10⁻2 हो गया, ठीक है ना। और इधर क्या था आपका, 16 गुना 10⁻19 -19, ठीक है ना, क्योंकि 10 थोट गया था, ये 16 खत्म हो गया ना। अब जरा देखिए मेरे बात ध्यान से, अब इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। इसका अब कोई काम नहीं है, इसका मेरे भाई अब कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, नहीं समझ गए हो ना, जगह कम है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिए, अब बन गया सवाल आपका, लगभग बन गया। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा, 3 गुना 10⁻2। अब ये 10⁻−19 को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। तो 3 गुना पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो 19 2 21, यानी 3 गुना 10⁻21 कूलम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं है कोई, कहीं गलत कर दिए फिर से लगता है। हाँ 3 गुना 10⁻21 आंसर होगा ना, 3 गुना 10⁻21। तो यहाँ पर एक कर लेना ऑप्शन है ना, दोनों ऑप्शन एक ही हो, 3 गुना 10⁻21 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त, यहाँ पर मुक्त है ना, ये मुक्त है, मुक्त पतन के बारे में क्या सही है। देखो मुक्त पतन का मतलब क्या था, फ्री फॉल के बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वस्तु को हम, चाहे कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु कितने वजन का हो, अगर उसको डायरेक्ट नीचे छोड़ देते हैं तो वो उसका द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है, वो गुरुत्व के अधीन गिरती है, वस्तु की गति में लगातार परिवर्तन होते रहेगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बोले थे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो सही कह रहा है, तो हमें तो ऑप्शन पहला ही सही दिख गया, यही सही है, बिल्कुल सही बात है कि वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण कब आएगा, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। और मैंने बोला है ना कि जब किसी वस्तु को फ्री फॉल रूप से, मुक्त रूप से छोड़ देंगे नीचे गिरने के लिए, तो वो उसकी गति में लगातार परिवर्तन होगा, और जब गति में परिवर्तन होगा यानी वेग में परिवर्तन होगा तो आपका त्वरण आएगा। तो त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, बाकी और देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन और देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये तो गलत हो गया। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने त्वरण उसकी वस्तु गति की दिशा के विपरीत है, ये भी गलत है।
मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है, ये भी गलत है। स्थिर कहाँ रहता है, लगातार गति करते रहता है ना। चलिए तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसमें, आपको परिनालिका में देखने को मिलेगा। मैंने बताया था, आपको बताया था ना, कहाँ देखने को मिलेगा, परिनालिका में। और एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसमें होता है, परिनालिका में। तो वो कैसा होता है मेरे भाई, मैंने बताया था आपको, समांतर होती है। कैसे समांतर होती है, और उनके बीच समान दूरी होती है। क्योंकि समांतर होगी तो वो समान दूरी ही होगी, है ना। तो वृत्ताकार तो कभी नहीं होगा, समांतर लेकिन अनियमित, समांतर है लेकिन अनियमित सीधी रेखा नहीं, अनियमित नहीं, नियमित होगी। दीर्घ वृत्ताकार नहीं, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको परिनालिका वाले चीज़ें में बता दिया, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें आई हुई है, ठीक है। चलिए एक वस्तु को अवतल लेंस कह रहा है, किसी को अवतल लेंस, तो अवतल लेंस कह रहा है एक वस्तु का अवतल लेंस f और 2f के बीच रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है। यानी सिंपल कह रहा है कि कौन सा इसके बारे में सही है, मतलब क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सिंपल ये पूछ रहा है। बात देखो मेरे भाई, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैंने देखा कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु को कहीं भी रखे। दो ही केस बनेगा अवतल लेंस में। मैंने बोला था कि अवतल लेंस का रूल फॉलो होता है उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण का रूल फॉलो होता है उत्तल दर्पण का। देखो दर्पण अगर लेंस में देखे तो उत्तल दर्पण इक्वल टू अवतल लेंस, अवतल दर्पण इक्वल टू उत्तल लेंस। फिर से बोल देता हूँ मैं, उत्तल दर्पण इक्वल टू अवतल लेंस। और अवतल दर्पण मैं लिख ही देता हूँ ना, कहीं आपको कन्फ्यूजन रहे, शायद मैं मेरे मुंह से गलत भी निकल जाए, तो उससे अच्छा लिख ही दो, है ना, लिख देता हूँ। उत्तल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। उत्तल दर्पण का सेम पूरा रूल फॉलो होगा आपका किसमें, अवतल लेंस में। किसमें होगा, अवतल लेंस में। लिख लो इसको एक बार, है ना, लिख लो इसको एक बार। और आपका अवतल दर्पण का फॉलो होगा उत्तल लेंस में, इसको आप लिख लो। तो मेरे भाई अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, छोटा। देखो बड़ा ख़त्म, वास्तविक कभी नहीं बनेगा, है ना, आभासी और बड़ा कभी नहीं बनेगा, तो बनेगा आपका आभासी और छोटा, आभासी और छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी कोई नहीं कराएगा, है ना, आपको मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, समझिए बात को ध्यान से। कह रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है। विरल का मतलब सर क्या होता है, विरल माध्यम का मतलब मेरे भाई होता है जिसमें प्रकाश तेज चल सके, और सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश धीमी गति से चले, स्लो चले। तो जब विरल से, इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये इधर ले लेते हैं विरल, इधर क्या ले लेते हैं विरल सघन, है ना। तो मान लीजिए आपका विरल से आया तो विरल माध्यम में तेज चलेगा, जैसे सघन में प्रवेश करेगा। इसको हम अच्छे से समझने के लिए एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। तो विरल से जैसे सघन में प्रवेश करेगा, ये आपका अपवर्तक सतह हो गया, यहाँ पर क्या अपवर्तक सतह हो गया ये, ठीक है ना। तो विरल से जैसे सघन में प्रवेश करेगा, यानी कि अब उसकी गति कम हो जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो बोलो यहाँ पर जो कोण बना है ये आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन बनता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और यहाँ पर देखो ये अभिलंब है, और ये आपका, चूँकि यहाँ से ये अपवर्तित हुआ है, तो यह हो गया आपका अपवर्तन कोण, यानी कि आर। तो बोलो कौन सा कोण बड़ा है। मैं साफ साफ लिख दूँ, फिर से लिखता हूँ साफ साफ। देखो मेरे भाई ध्यान से देना, ये आपका हो गया आपतित किरण, ये अभिलंब में खींच रहा हूँ समझाने के लिए। ये आपका विरल से सघन में जा रहा था, तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये कोण बड़ा है कि ये कोण बड़ा है, ये कोण आपका आई हो गया अपवर्तन, आपतन कोण, और ये कोण आपका आर हो गया अपवर्तन कोण। तो कौन सा कोण बड़ा दिख रहा है, तो सीधा सिंपल सी बात, सर ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, देख के ही लग रहा है। तो जब बड़ा है मेरे भाई, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, एक से ज़्यादा ही आएगा ना। अरे क्या आएगा यार, सीधी सी बात है भाई, एक से ज़्यादा ही आएगा। तो देख लो ना मेरे भाई, देख लो आप कौन सा, देख लो, एक से ज़्यादा, एक से अधिक, और एक स्थिरांक। तो स्थिरांक तो होता है ना साइन आई बटे साइन आर, क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। म्यू क्या है, स्थिरांक होता है। मैंने आपको स्नेल का नियम पढ़ाया था, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, उसको देख लेते हैं ना। 21 नंबर देख लेते हैं। कह रहा किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले, अवतल दर्पण का बात करें तो बना लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण फटाक से, यहाँ पर ये P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया, ठीक है ना, इतना समझ चुके हैं। कह रहा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाले, मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, तो मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं। अब पता है कि मुख्य फोकस से जब गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद यहाँ पर परावर्तन होगा, चूँकि दर्पण है तो यहाँ से परावर्तन के बाद कैसे जाती है, मैंने रूल पढ़ाया हुआ, ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे जाएगी। तो क्वेश्चंस क्या करा, ये तो हमने बना दिया, क्वेश्चंस क्या करा उसको पढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली किरणों पर विचार करें। अच्छा, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली, तो कहते हैं मुख्य अक्ष पर तिरछी निकलेगी। चलो इसको हटा ही देते हैं भाई। मुख्य अक्ष पर तिरछी निकलेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। क्वेश्चन को आप समझ पाए क्या? क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए, फिर से मैं छोटा करता हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ो क्वेश्चन को पहले पूरा। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, ये फिर से मैं बता देता हूँ, ये फोकस हो गया। चलो यहीं समझते हैं। मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली किरणों पर, मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली किरणों पर विचार करें। अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी तो यह होगी मुख्य अक्ष पर तिरछी निकलेगी, तिरछी कभी नहीं निकलेगी, वक्रता केंद्र से कभी नहीं गुजरेगी, मुख्य फोकस से आपका कभी नहीं गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, तो ये आपका मुख्य अक्ष के इधर ये समांतर आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो सही है, लेकिन लगता है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है ना। यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली, मुख्य अक्ष समांतर ना होने वाली किरण पर विचार कर। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के क्या होगी, ऐसे होना चाहिए ना, मुख्य अक्ष के क्या होगी, मुख्य अक्ष के क्या होगी, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, कैसे भी घुमाएंगे तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता क्या है, ये आपका रॉ दिया है, यहाँ पर ऐसे करके रॉ दिया, ये प्रतिरोधकता दिया हुआ है रॉ, ठीक है ना। इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। मैं तो इसको 2 ही सेकंड में बढ़ा दूंगा, 2 सेकंड का 1 ही सेकंड में बढ़ा दूंगा। सर कैसे? देखो, कह रहा प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि प्रतिरोधकता को बांटो, काटो, वृद्धि करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिरोधकता सिर्फ किस पर निर्भर करता है, या तो ताप पर या तो चालक की प्रकृति पर। तो भाई उसको काट दो, छोटा कर दो, लंबा कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो अगर प्रतिरोधकता रॉ है तो अभी भी क्या होगी, रॉ ही होगी, सिंपल सी बात है। मैंने शुरू में इसको एक्सप्लेन किया हुआ। प्रतिरोध का मतलब होता है जो विद्युत धारा का विरोध करे, और प्रतिरोधकता का मतलब होता है विद्युत धारा का विरोध कितनी तेज़ी से कर रहा है, वो आपका प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। चलिए, एक लंबे धारावाही चालक तार पर, देखिए फिर मैग्नेटिक फील्ड से प्रश्न आ गया। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। हम करंट में अगर वृद्धि करेंगे, करंट में वृद्धि करेंगे तो आपको पता है कि करंट देने से किसी भी चालक में उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, समझ गए ना। तो करंट को अगर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेवलप होगा, सीधी सी बात है। तो पहला तो भाई सही है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं, तो यही गलत है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन, जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता रहता है, बिल्कुल सही बात है। आप अगर उससे दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, क्या होगी मेरे भाई, कम होती जाएगी, ठीक है ना। यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत है। बाकी इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो जो आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर है, मैग्नेटिज्म चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ, उसमें आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन देखिए जो है, ये क्वेश्चन, ये 24 नंबर का मैं आपको अलग से बताता हूँ। पहले 25 नंबर देख लेते हैं ना, 25 नंबर देख लेते हैं।
करा उन सही समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। अब देखिए आरंभिक वेग से संबंधित है। मुझे तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको गति का 3 समीकरण बताया। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना, जो कि वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा आपका क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, ये आपका स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरा आपका क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है जो कि आपका स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है। हम तो क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। भाई यू टी प्लस 2at का ए स्क्वायर नाम का कोई सूत्र ही नहीं होता, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। v बराबर यू प्लस हाफ ए टी, ये कोई सूत्र ही नहीं होता, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए v बराबर v माइनस यू बराबर ए टी, तो इसको अगर हम u को उधर फेंक दे तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। तो यही एक सूत्र बन रहा है, तो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, तो आंसर देख क्या हो जाएगा, तो केवल सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने देख लिया, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा भी नहीं, ऑप्शन देख के काम चल गया हमारा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना भी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। यही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग ज़्यादा ही मिस्टेक था, तो यहाँ इसको अलग से ले लिया। कह क्रमशः I1 I2 और I3 ये विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा वाले 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के पार्श्व संयोजन आपको पता है ना कैसे होता है, मैं बोलता हूँ पार्श्व संयोजन मेरे भाई कुछ इस तरह से आपका, ये आपका होता है पार्श्व संयोजन, है ना। मैं आपको फिर से इसको करके अच्छे से बता देता हूँ। ये आपका पार्श्व संयोजन मेरे भाई, ये आपका जो कि एक ही बिंदु से जो है, एक ही बिंदु पर सारा जो है आपका जुड़ा रहता है, ठीक है ना, एक ही बिंदु पर जुड़ा रहता है आपका, ये पार्श्व संयोजन आपका है। इस प्रश्न को हमने अलग से लिया, ध्यान से देखिएगा। क्रमशः I1 I2 I3 विद्युत धाराओं वाले 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के पार्श्व संयोजन का मतलब क्या होता है, इसी को समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है कि संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, समझ गए ना। I बराबर आपका क्या, कुल विद्युत धारा, और R इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, समतुल्य। तो R तुल्य धारा मतलब क्या था, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो मैं तो देखते ही इसको बना दूंगा। सर कैसे, आप हमेशा बोलते हैं देखते बना देंगे। मेरे भाई कह रहे हैं कि क्या सही है, ये सब बताइए। R इक्विवेलेंट का मतलब कभी ऐसा होगा क्या, कभी ऐसा नहीं होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा परिपथ हम बना रहे हैं जिससे कि जो है जितने भी प्रतिरोध उसमें दिए गए उन सभी का काम वो कर रहे हैं, वो आपका होता है, वो आपका इक्विवेलेंट होता है। तो अगर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं पार्श्व क्रम में, तो ये आपका हो गया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए, बच गया हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा सर थोड़ा समझा भी दो ये कैसे करेक्ट हो रहा है। इसके डायग्राम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। डायग्राम जैसे कि देखिए पार्श्व संयोजन बोला है तो कैसे बनेगा डायग्राम, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरह से इसका मैं डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसमें सारे प्रतिरोध के सिरे जो है इसमें आके जुड़ते हैं, ठीक है। उस तरह से इसमें आके सारे प्रतिरोध के सिरे जो है यहाँ पर जुड़ते हैं। ये आपका पार्श्व संयोजन में क्या होता है या समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी जो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध जो है साथियों, इन सभी प्रतिरोध में वोल्टेज यानी विभवांतर समान उत्पन्न होगी, लेकिन करंट अलग अलग उत्पन्न होगा। समझ गए ना बात को। तो ठीक है, करंट अलग अलग उत्पन्न होगा। मान चलिए इस पूरे परिपथ में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 6 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। तो तीनों जो प्रतिरोध हमारा है R1 R2 R3, इस तीनों में जाएगी अलग अलग, किसी में 2 जाएगा, किसी में 3 जाएगा, किसी में 1 जाएगा। आखिर तो 6 एम्पियर से ही जाएगा ना। तो I1 I2 I3 इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 6 एम्पियर ही होगा ना। तो सिंपल सी बात है, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें सिर्फ फंसाने के लिए ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे भाई मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन फिजिक्स के कराएं।